अगर आप लोगों को गिट और गिटहब सीखना है लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए है। आज इस एक वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा गिट और गिटहब समझने वाले हैं। सारे के सारे कंसेप्ट, मतलब किस तरीके से आप पुश करते हो, पुल करते हो, कमिट किस तरीके से करते हो, देन गिटहब के ऊपर आप कैसे अपने कोड को पुश करते हो, वहां पर रैपो कैसे बनाते हो, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना इस वाली वीडियो में सीख जाओगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप लोग गिट और गिटहब के अंदर अच्छे से मास्टर हो जाओगे। आप लोग गिटहब के ऊपर अपनी रैपोस बनाना स्टार्ट कर दोगे और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप स्टार्ट कर दोगे इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज गिट, इससे स्टार्ट करते हैं। तो गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब एट इट्स कोर गिट कुछ नहीं है, ये बेसिकली अपनी एक फाइल्स की हिस्ट्री को सेव करने का एक लेजर है, बस ये समझ लो। आपकी जो भी फाइल्स हैं उनके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी हिस्ट्री को सेव करके रखता है गिट, और इसका फायदा उठा के गिट मल्टीपल चीजें अचीव कर पाता है। और एक और चीज, गिट अलग होता है, गिटहब अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। गिटहब आपका गिट के ऊपर ही काम करता है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आज हम पूरा का पूरा समझने वाले हैं, गिट के अंदर की कमांड्स को समझने वाले हैं और साथ साथ गिटहब के ऊपर अपनी रैपोस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ गिट से। तो यहाँ पे आया मैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ये आपकी गिट की डाउनलोड करने की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मेरा मैक है तो मैं मैक के लिए डाउनलोड करूंगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है और नेक्स्ट 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 करते रहना है। बिल्कुल जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर छोड़ देना है। आपकी विंडोज के अंदर आप हो तो आई थिंक अराउंड 7 या 8 आपके स्टेप्स होंगे जहां पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। डिफॉल्ट सेटिंग में छोड़ो, आपका गिट इजीली इंस्टॉल हो जाए। तो एक बार जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने टर्मिनल में आना है। किसी भी टर्मिनल के अंदर आप आ सकते हो, जैसे अगर आप विंडोज के अंदर हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ सकते हो, या फिर आपने गिट इंस्टॉल किया तो गिट बैश उसके साथ इंस्टॉल हो गया होगा तो आप गिट बैश ओपन कर सकते हो और यहां पर आपको लिखना है गिट हाइफन वर्जन। इससे आपको पता चलेगा कि आपका गिट ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपका गिट वर्जन नहीं दिख रहा है आपको तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। आपने जो भी एरर आपको दिख रहा है उस एरर को जाके सर्च करो, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। गिट बहुत ही पॉपुलर है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो इजीली आपको उसका एरर जो भी आएगा वो मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पहली बार गिट इंस्टॉल किया तो सबसे पहले हम इसके अंदर कॉन्फ़िग सेट करना होता है। मतलब इसे हमें बताना होता है कि हमारा नेम क्या है, हमारी ईमेल आईडी क्या है, सो दैट आप किसी भी लाइन के अंदर चेंज करोगे तो दूसरे लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इस बंदे ने इस लाइन के अंदर चेंज किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपका गिट नेम और गिट ईमेल आईडी, तो हम सेट कर लेते हैं। तो उसको सेट करने की कमांड होती है गिट कॉन्फ़िग। तो एक कॉन्फ़िग फाइल होती है गिट की जिसके अंदर हम चेंज करते हैं इन सब के लिए। तो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, तो ये आपकी कमांड होगी। आप अपने यहाँ पर नेम को अपना नेम से कन्वर्ट कर दोगे और एंटर करोगे तो आपका नेम सेट हो जाएगा। सिमिलरली अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सेट करना है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी सेट कर देता हूँ। गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो मेरा यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी चेंज हो चुका है। आप लोगों को चेक करना है कि आपका नेम और ईमेल आईडी एक्चुअली चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आप लोग कमांड लिखोगे गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल, और अगर यहाँ पे एको हो रहा है आपका नाम और ईमेल आईडी तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि हाँ मेरी ईमेल आईडी ये सेट हो चुकी है। इनको चेंज करने का तरीका एक और होता है, गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल हाइफन एडिट। इससे आप डायरेक्टली कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विम एडिटर खुल जाएगा और अब आप डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा नेम ये है और ईमेल आईडी ये है, तो आप डायरेक्टली इस फाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हो। और जब आपका चेंज आपने सेव कर लिया उसके बाद आपको एस्केप करना है और :WQ और आपका इस फाइल से आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं सेट करने के लिए। अब आपको पता चल चुका है कि आपका यूजर नेम और आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट साइड में अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है। आप लोग किसी भी फाइल के अंदर किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो। आपका पाइथन है, जावा है, C++ है, फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का अगर नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, आप लोगों के किसी भी टाइप की फाइल्स हैं, सबके साथ आपका गिट काम करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो मैं आऊँगा यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मेक डायरेक्टरी, अच्छा अगर आप लोगों को ये कमांड समझ में ना आई हो तो मेक dir वाली कमांड से बेसिकली आप एक नई फोल्डर बना देते हो किसी भी फोल्डर के अंदर, देन cd वाली से आप चेंज डायरेक्टरी करते हो, मतलब उस वाले फोल्डर में आप आ जाते हो। ठीक है, तो मैंने एक नई फोल्डर बनाई, देन उस नए वाले फोल्डर के अंदर मैं आ गया और ये वाला फोल्डर मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी खोल लिया है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसके अंदर हम अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं। तो गिट के अंदर बेसिकली आपका रिपोजिटरी का कंसेप्ट होता है। रिपोजिटरी मतलब वो एक प्रोजेक्ट जो कि गिट के यूज से आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस फोल्डर को अपनी एक गिट रेपो बनाना है तो आपको उसके लिए कमांड लिखनी है गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट से बेसिकली आपका ये फोल्डर जो है वो गिट के इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और यहाँ पर इसने इस पाथ के अंदर मेरी एक एम्प्टी रिपोजिटरी बना दी है। तो ये आपकी रिपोजिटरी बन चुकी है और अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देख रहे हो आप ls कर रहे हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप एक ls-a करोगे तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा .git वाली फाइल, राइट। तो इसके अंदर एक .git वाली फाइल बन जाती है जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा इस गिट के अंदर कौन कौन सी फाइल है जो कि गिट ट्रैक कर रहा है।
तो ये फाइल बेसिकली बन जाती है। इसके अंदर हमें चेंजेस कभी नहीं करने होते, लेकिन ये फाइल है यहाँ पर। तो अब जरा इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कोड करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं इसके अंदर। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और एक नई फाइल बनाता हूँ, लेट्स कॉल इट sum.java। तो एक बिल्कुल बेसिक जावा फाइल है ये, और इसके अंदर मैं छोटा सा एक जावा कोड कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर अपने कोड चेंजेस कर लिए हैं, ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं किया, बेसिकली 2 नंबर लिए हैं और उनका सम करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो जावा के अंदर कर लो, मैंने यहाँ पे जावा में किया। आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज के अंदर चेंजेस कर सकते हो, बेसिकली बस फाइल होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली जो कमांड होगी वो होगी हमारी git status। और git status कमांड क्या करती है, बेसिकली आपको स्टेटस बता दिया कि इस रेपो के अंदर फिलहाल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्या क्या फाइल डिलीट किया, क्या क्या किस फाइल के अंदर आपने चेंजेस किए, सब की सब चीजें आप इस git status वाली कमांड से बता सकते हो, ठीक है। तो ऑन ब्रांच मास्टर मतलब इसके अंदर ब्रांच का कंसेप्ट होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। अभी तक आपने कोई कमिट नहीं किया, तो सबसे पहले हम कमिट करने वाले हैं यहाँ पे। तो कमिट करने से पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल है और ये कह रहा है यूज गिट ऐड टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, ठीक है। तो यहां पर अब एक कंसेप्ट आने वाला, वो है स्टेजिंग का कंसेप्ट, मैं आपको भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले अभी हम कोई भी फाइल ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो गिट के अंदर पहले हम ट्रैक करते हैं फाइल को, उसके बाद हम कमिट करते हैं, राइट। तो पहले मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐड कर लेता हूं क्योंकि ये कह रहा है। तो गिट ऐड, उसके बाद sum.java, ठीक है। तो गिट ऐड sum.java करेंगे तो ये वाली जो फाइल होगी हमारी अब ट्रैक होने लग जाएगी। देखते हैं जरा दोबारा से गिट स्टेटस करके। तो यहां पर लिखा आ रहा है न्यू फाइल sum.java। पहले लिखा आ रहा था कि ये फाइल आपकी अनट्रैक्ड है, लेकिन अब ये फाइल आपकी ट्रैक हो रही है और अब ये फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है। तो स्टेजिंग एरिया का कंसेप्ट होता है बेसिकली गिट के अंदर। स्टेजिंग एरिया बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब स्टेजिंग एरिया आप एक तरीके से समझ सकते हो, जहाँ पे आप होल्ड करके रखते हो अपने चेंजेस को कमिट करने से पहले, फाइनली कमिट करने से पहले। आपका बेसिकली हो सकता है कि आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर 30-40 फाइलें हों जिसके अंदर आपको कमिट करने हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इस वाले कमिट के अंदर सिर्फ 10-15 फाइलें ही जाएँ, तो आप उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया के अंदर डालोगे और उसके बाद स्टेजिंग एरिया से आपकी फाइलें कमिट हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम स्टेजिंग एरिया के अंदर डालते हैं अपनी फाइल्स को, उसके बाद स्टेजिंग एरिया से आपकी फाइलें कमिट होती हैं। तो गिट ऐड वाली कमांड से आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर आती है और गिट कमिट वाली फाइल से आपकी कमांड स्टेजिंग एरिया से निकल के कमिट हो जाती है, ठीक है। तो हमने पहले गिट ऐड किया, तो sum.java वाली जो हमारी फाइल थी ये हमारी स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है, देख रहे हो ये आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है। अब हम इसे कमिट कर देते हैं। तो कमिट करने के लिए कमांड होती है हमारी गिट कमिट -m और फिर इनिशियल कमिट, ठीक है। तो ये आपकी कमांड होती है, बेसिकली इस कमांड से आपका ये कमिट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखो ये आपकी एक फाइल के अंदर चेंजेस थे, ये आपके इंसर्शंस थे और ये आपकी एक कमिट बन चुका है यहाँ पे। अगर आपको देखना है कि आपके कितने कमिट्स अभी तक हुए हैं, तो उसके लिए कमांड होते हैं गिट लॉग। और इस कमांड का यूज करते हैं हम देखने के लिए कि अभी तक हमारा प्रीवियसली कितने कमिट हम कर चुके हैं, कहाँ पर किस किस बंदे ने कहाँ पर कमिट किए थे, ये यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि इस ऑथर ने इस डेट को इतने बजे ये वाला कमिट किया था। जितने भी आपके कमिट होते हैं सबका एक हैश कोड जनरेट हो जाता है यूनिक। तो ये बेसिकली आपके कमिट की इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे करके आप कमिट करते चलोगे वैसे वैसे करके गिट लॉग आपका बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे जरा दोबारा से गिट कमिट वाली कमांड पे आते हैं। तो गिट कमिट करते हो आप, -m करते हो। -m का मतलब आप मैसेज लिखने वाले हो। उसके बाद अगर आप -m को इग्नोर कर दोगे तो आपका विम या फिर कुछ ना कुछ नैनो वगैरह खुल जाएगा, ठीक है। तो -m लगाओ, उसके बाद आप डबल कोट्स के अंदर डालो कि क्या आपका मैसेज है, और ये जो मैसेज है एक मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए, ठीक है। इस मैसेज से पता चलना चाहिए कि क्या आपने चेंज किया है इसके अंदर। तो इस वाले कमिट के अंदर आप किस फाइल के अंदर क्या चेंज कर रहे हो या फिर क्या फीचर के अंदर क्या चेंज कर रहे हो, सब कुछ पता चलना चाहिए, सो दैट अगला कोई बाद में आके से देखे कि अच्छा क्या हुआ था किस जगह पे, तो उसे ठीक से पता चल जाए कि अच्छा इस कमिट के अंदर ये वाले चेंज हुए थे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक माइनर सा चेंज करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ मैं, इसको दोबारा से चेक करना है कि अब क्या आ रहा है यहाँ पे। तो गिट स्टेटस करूंगा मैं। तो यहाँ पर देख रहे हो मॉडिफाइड sum.java, तो ये आपको बता रहे हैं कि आपने कौन कौन सी फाइल मॉडिफाई की थी। अब जरा ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक और फाइल ऐड करते हैं। तो मैं एक डालूंगा diff.java और इसके अंदर भी अभी फिलहाल कुछ चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमांड के करके आप पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हो अपने टर्मिनल को। उसके बाद अब मैं जरा गिट स्टेटस दोबारा करता हूं। तो यहां पर देख लो लिखा आ रहा है मॉडिफाइड sum.java और अनट्रैक्ड फाइल है diff.java। तो इसका मतलब diff.java को अभी गिट को पता ही नहीं कि इसके अंदर एक diff.java फाइल भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसको भी जरा ऐड कर लेते हैं। तो गिट ऐड diff.java। तो इससे क्या होगा, आपकी diff.java वाली फाइल तो स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है, लेकिन sum.java वाली फाइल अभी भी स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं है। आप चाहो तो गिट स्टेटस दोबारा करके चेक कर सकते हो। तो देख रहे हो ये वाली फाइल आपकी टू बी कमिटेड है और ये वाली फाइल आपकी मॉडिफाइड है। तो इसका मतलब आप लोग चाहो तो अभी के अभी एक कमिट कर सकते हो, तो उस कमिट के अंदर सिर्फ diff.java वाली फाइल जाएगी, sum.java वाली फाइल नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं एक जरा कमिट कर देता हूँ। तो गिट कमिट -m। तो ये ऑटो कंप्लीट वगैरह आप लोगों के टर्मिनल में नहीं हो रहा होगा, ये सब का सब हो रहा है एक फिश शेल होता है, ठीक है। फिश शेल का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके वो इंस्टॉल करोगे तो ये ऑटो कंप्लीट वगैरह इसके अंदर आने लग जाएगा आपके में, ठीक है। तो मैं इस कमिट मैसेज को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि एडिंग, ये मेरा मैसेज है, इसको मैं कमिट करता हूँ। उसके बाद जरा गिट लॉग करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कमिट आ चुके हैं।
एक अभी आपका रिसेंट वाला एडिंग diff डॉट जावा, और ये आपका पहले वाला कमिट था। दोनों के हैश कोड जो है वो अलग अलग हैं। आपका जो हेड है वो फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके अंदर हेड मतलब आपका हेड जो एक है पॉइंटर है, बेसिकली ये मूव करता रहता है कमिट टू कमिट, ठीक है। तो ये वाला अभी फिलहाल इस कमिट के ऊपर है। तो इसको जरा फिर से क्लियर करता हूँ मैं कमांड के, या फिर क्लियर करके भी आप क्लियर कर सकते हो। और अब जरा गेट स्टेटस करते हैं, अगर मैं ठीक से लिख पाऊँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी फाइल आ रही है, मॉडिफाइड जो फाइल है वो आपकी सम डॉट जावा है। तो आपने जो इस फाइल के अंदर जो मॉडिफिकेशन किए थे वो अभी भी इसके कमिट नहीं हुए हैं, तो इसको भी जरा ऐड कर लेते हैं। तो गिट ऐड सम डॉट जावा, या तो आप सम डॉट जावा कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो गिट ऐड डॉट करने से क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होंगी सबकी सब फाइल्स आपकी स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप सारी फाइल जो भी मॉडिफाइड या फिर जो भी न्यूली क्रिएटेड फाइल थी सबकी सब आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी हैं। अब हम इसे एक साथ कमिट कर सकते हैं, गिट कमिट -m। तो ये हमारा यहाँ पर कमिट हो चुका है, जरा चेक कर लेते हैं गिट लॉग। तो यहाँ पर हमारे अब 3 कमिट हो चुके हैं, राइट। तो आप ये तीनों कमिट के अंदर जा सकते हो, आप चाहो तो इस वाले कमिट के अंदर डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। तो अब जरा बात कर लेते हैं किस तरीके से आप टाइम में वापस आते हो और जाते हो अलग अलग कमिट्स के अंदर, ठीक है। जो हम कह रहे थे ना कि आप चाहो तो पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर सकते हो चेंजेस को, वो सब देखते हैं। तो अभी फिलहाल देखो आप, तो आपका यहाँ पे सम डॉट जावा है, यहाँ पे आपका diff डॉट जावा है, और आपके यहाँ पे 3 कमिट हैं। आप चाहते हो कि सबसे पहले वाले कमिट पे आप जाना चाहते हो, राइट, इस वाले कमिट पे, इनिशियल कमिट जब हुआ था, तो उसके ऊपर आप जा सकते हो। उसके लिए कमांड होती है आपकी चेकआउट कमांड, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेते हैं हैश कोड को, इसको मैं लिखेंगे यहाँ पे हम गिट चेकआउट, और ये हैश कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, और अब आप यहाँ पर देखोगे diff डॉट जावा आपकी डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे देखो diff डॉट जावा नहीं आ रही, यहाँ पर आपकी ये डिलीट हो चुकी है अब बेसिकली यहाँ पे, और सम डॉट जावा पहले वाले चेंजेस पे आ चुकी है, जो सबसे पहला हमारा कमिट था। तो ये होता है कमाल चेकआउट का, इससे आप किसी भी जगह पे वापस आ सकते हो। अगर आपको वापस अपनी उसी जगह पे जाना है तो उसके लिए आप लिखोगे गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। तो गिट चेकआउट मास्टर करोगे तो आप वापस अपनी मास्टर में आ चुके हो, और आपकी ये डिफ वाली फाइल और सम वाली फाइल वापस आ चुकी है। तो जरा इस चेकआउट कमांड को ठीक से और समझते हैं। तो एक बार जरा मैं इसे क्लियर करता हूँ कमांड के, एक बार दोबारा से वहीं जाते हैं वापस, ठीक है। तो प्रीवियस जो कमांड थी इस पर वापस जाता हूँ मैं कि diff डॉट जावा अगेन डिलीट हो चुकी है, सम डॉट जावा के अंदर वापस आ चुके हैं, सम डॉट जावा जो आपकी पहली स्टेट थी वहाँ पर वापस आ चुकी है ये। और अब हम जरा इसमें करेंगे गिट ब्रांच। तो हम धीरे धीरे करके ब्रांच वाले कंसेप्ट के अंदर आते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो अब आपका जो हेड है वो इस वाली ब्रांच के अंदर है, और ये आपकी मास्टर ब्रांच है। तो जब मैंने आपको बताया था जब आप शुरुआत करते हो तो आपकी एक मास्टर ब्रांच से शुरुआत होती है इसके अंदर, और अब उसके बाद आप इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बनाते जाते हो। और चेकआउट वाली कमांड बेसिकली आपकी ब्रांच टू ब्रांच घूमने के काम में आती है, कि आप इस ब्रांच में जा रहे हो, कभी इस ब्रांच में जा रहे हो, कभी इस ब्रांच में जा रहे हो। तो उसके लिए आपकी बेसिकली चेकआउट वाली कमांड होती है। और अभी फिलहाल आप इस वाली कमिट के अंदर हो। एक बार मैं गिट लॉक करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक ही कमिट आ रहा है, क्योंकि आप इस वाली ब्रांच के अंदर हो, और इस वाली ब्रांच के अंदर सिर्फ एक ही कमिट था। याद होगा आपको, आपके जो भी 3 कमिट थे वो सारे इस मास्टर वाली ब्रांच के अंदर है। तो आप अगर वो सारे चेंजेस देखना चाहते हो आपको इस मास्टर ब्रांच में आना पड़ेगा। तो गेट चेकआउट, अगेन मैं मास्टर वाली ब्रांच पे जाऊंगा, चेकआउट मास्टर। तो इससे अब मेरा वापस ये मास्टर पे आ चुका है, और यहाँ पर मेरे सारे चेंजेस भी आ चुके हैं। और अगर मैं गिट लॉक करूँगा तो मुझे सारी जो भी मेरे चेंजेस थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है बेसिकली, आप चाहते हो कभी पुराने वाले किसी कमिट पे जाके वहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हो, या फिर वहाँ से एक नई ब्रांच बनाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। तो अब जरा देखिए नई ब्रांच कैसे बनाते हैं। तो अब ब्रांच के बारे में समझते हैं, ब्रांच का कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक मास्टर ब्रांच होती है, उस मास्टर ब्रांच से आप जितनी मर्जी ब्रांचेस बना सकते हो। और प्रोडक्शन के अंदर आप बेसिकली यही कर रहे हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती है, जिसके अंदर हर कोई बंदा अपने अपने फीचर को अपनी अपनी ब्रांच में कर रहा होता है। आप भी जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो और आप चाहते हो कि ये वाला फीचर जो है ये अलग ब्रांच पे चले, ये वाला फीचर अलग ब्रांच पे चले, मतलब आप चाहते हो कि एक अलग फीचर बना रहे हो आप, उससे दूसरा फीचर बिल्कुल अफेक्ट ना हो, क्योंकि अभी उसमें काम चल ही रहा है, ठीक है। जब तक वो एकदम स्टेबल नहीं होता, जब तक आप उसको एकदम प्रोडक्शन में सेव करने लायक नहीं होते, तब तक आप चाहते हो कि दूसरे वाले फीचर पे उसका कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो उसके लिए आप एक नई ब्रांच बनाते हो, और उस नई वाली ब्रांच के अंदर अपना काम स्टार्ट करते हो, और जो भी आपके सारे चेंजेस होते हैं उस नई वाली ब्रांच के अंदर ही होते हैं, और दूसरी ब्रांचेस को पता भी नहीं चलता। एक और चीज, आप एक ब्रांच से मल्टीपल जितनी मर्जी ब्रांचेस बना सकते हो। इसके अंदर ट्री जैसा कंस्ट्रक्ट हो जाता है बेसिकली। इसके अंदर एक आपकी मास्टर ब्रांच होती है, उससे आप जितनी मर्जी ब्रांचेस बना सकते हो। तो प्रोडक्शन में लोग क्या कर रहे होते हैं, एक मास्टर ब्रांच होती है उनकी, एक होती है डेव ब्रांच जो मास्टर ब्रांच से बनाई होती है उन्होंने, ठीक है। तो बनाने का क्या तरीका होता है, गिट ब्रांच, उसके बाद आप यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखोगे। तो ब्रांच का नाम मैं डालता हूँ यहाँ पे डेव, ठीक है। तो हमारी एक डेव ब्रांच बन चुकी है, आप चाहते हो देखना तो उसके लिए आप लिखोगे गिट ब्रांच। तो यहाँ पे आपकी अब 2 ब्रांचेस आ रही हैं, डेव और मास्टर, राइट। तो आपकी 2 ब्रांचेस हैं, आप चाहो तो डेव वाली ब्रांच में जा सकते हो। तो उसके लिए आप लिखोगे गिट चेकआउट डेव। तो आप यहाँ पे स्विच टू डेव ब्रांच, यहाँ पे देखो पहले ये ब्रैकेट में मास्टर लिखा था, ब्रैकेट में डेव लिखा रहा है। तो आप डेव वाली ब्रांच के अंदर हो। अब आप चाहो तो इस डेव वाली ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी रिकमेंड करूँ कि आप एक और ब्रांच बनाओ,
ठीक है, और उस ब्रांच का नाम अपने फीचर के हिसाब से दे दो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मल्टीप्लाई का फीचर डालना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, तो मैं एक दूसरी ब्रांच बनाऊंगा इसके अंदर। तो एक और तरीका होता है, गिट ब्रांच और गिट चेकआउट ना करके आप डायरेक्टली गिट चेकआउट भी कर सकते हो -b करके। ठीक है, तो गिट चेकआउट -b से क्या होगा, एक नई ब्रांच बन जाएगी और डायरेक्टली उसमें चेकआउट भी कर जाओगे। ठीक है, तो गिट चेकआउट -b और मैं इसके अंदर करूंगा अनुज/मल्टीप्लाई। तो अनुज/मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिख रहा, ब्रांच का नाम, ये बेसिकली आपका ब्रांच का नाम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं वो सब के सब इसी कन्वेंशन को फॉलो करें कि वो पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद वो अपने फीचर का नाम लिखें, जिससे पता चलता है कि अच्छा कौन सा फीचर किस बंदे ने काम कर रहा है। तो अब मैं आ गया इस वाली ब्रांच के अंदर, देख रहे हो अनुज/मल्टीप्लाई, और ये वाली जो ब्रांच बनाई थी ये मैंने डेव वाली ब्रांच से बनाई थी। ठीक है, तो पहले मास्टर ब्रांच चल रही थी, उस मास्टर ब्रांच से एक आपकी डेव ब्रांच चल रही है, अब उस डेव ब्रांच से आपकी अनुज/मल्टीप्लाई ब्रांच चल रही है। तो अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा इसके अंदर, उसका दूसरी ब्रांच को पता भी नहीं चलेगा। अब मैं जरा चेंजेस करता हूं, जरा इसके अंदर एक मल्टीप्लाई डालता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पर अपने multiply.java के अंदर सारे चेंजेस कर लिए हैं, और यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई का कोड था सारा मैंने लिख दिया है। अब हम चाहते हैं इस वाले कोड को भी अपना कमिट करना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं गिट स्टेटस करके दिखाता हूँ आपको, गिट स्टेटस। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑन ब्रांच अनुज/मल्टीप्लाई, और ये वाली फाइल आपकी ट्रैक नहीं हो रही अभी, तो इस वाली फाइल को डालते हैं स्टेजिंग एरिया के अंदर। तो गिट ऐड multiply.java, इससे आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद आप इसको कमिट कर सकते हो। तो मैं कमिट कर दूंगा इसको विद मैसेज एडेड। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये कमिट हो चुका है, और अब यहाँ पर मेरी सारी फाइलें कमिट हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं अपनी डेव ब्रांच में दोबारा जाऊँगा तो गिट चेकआउट डेव, और मैं डेव में आऊँगा तो आप देख रहे हो मेरी जो multiply.java थी वो यहाँ से हट चुकी है। तो बेसिकली डेव वाली ब्रांच को पता नहीं है कि multiply.java वाली एक ब्रांच भी बनी थी और वहाँ पर कुछ काम हुआ था। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा कोड था मल्टीप्लाई वाले के अंदर वो इस डेव वाली ब्रांच के अंदर भी आ जाए। हमें लग रहा है कि हाँ हमारा फीचर बन चुका है और हम उस फीचर को अब डेव के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक कन्वेंशन होगा मर्ज। ठीक है, तो गिट मर्ज करेंगे हम। पहले हम डेव वाली ब्रांच में आएंगे, तो मैं डेव वाली ब्रांच में आ गया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा गिट मर्ज और उसके बाद अनुज/मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, मेरा अनुज/मल्टीप्लाई वाली जो ब्रांच होगी वो इस डेव वाली ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी multiply.java करके नहीं है। जैसे इसे मैं करूँगा वैसे यहाँ पर ये multiply.java ऐड हो चुकी है, उसके अंदर जो भी इंसर्शन थे वो सारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर हमारी multiply.java वाली फाइल भी आ चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ पे गिट लॉग करेंगे तो आप गिट लॉग के अंदर देखोगे एडिट multiply.java, ये पहले नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं मास्टर में जाऊँगा तो मास्टर को तो पता भी नहीं चलेगा कि मल्टीप्लाई जैसा कुछ काम भी हो रहा है। तो अगर मैं गिट चेकआउट मास्टर करूँगा अगेन गिट लॉग, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई जैसा चल ही नहीं रहा, क्योंकि मास्टर वाली ब्रांच को पता ही नहीं है कि डेव वाली ब्रांच और मल्टीपल ब्रांचेस क्या कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हाँ अब हमें दिख रहा है कि बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है मल्टीप्लाई डेव के अंदर भी, और हम चाहते हैं इसको मास्टर के अंदर लेके आना। तो उसके लिए अगेन वही मर्ज कर देंगे मास्टर के अंदर। तो अब यहाँ पे ये डिलीटेड लिखा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, और हम अगेन वही मर्ज करेंगे गिट मर्ज डेव, और डेव के अंदर जो भी चेंजेस थे अब यहाँ पर भी आ चुके हैं, और हमारी multiply.java यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं गिट लॉग करूँगा तो वो मल्टीप्लाई वाली कमिट भी हमारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रांचेस। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ब्रांचेस काम करते हैं, किस तरीके से आप लोग मर्ज कर रहे होते हैं ब्रांचेस के अंदर, और क्या इनका फायदा होता है। बेसिकली मल्टीपल लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, अलग अलग फीचर्स पे काम कर सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि दूसरे फीचर में क्या चल रहा है, क्या कोड चेंजेस हो रहा है। और जब सब कुछ लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद आप लोग मर्ज कर देते हो मास्टर के अंदर, और उसको मास्टर को प्रोडक्शन में भेजते हो हमेशा। और गिट के अंदर बेसिकली यही सब होता है। एक दो छोटी मोटी चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि एक गिट इग्नोर फाइल होती है। तो आप बेसिकली चाहते हो कि कुछ कुछ फाइल्स जो है वो गिट इकोसिस्टम में जाए ही ना, गिट उनको ट्रैक ही ना करे, तो उसके लिए आप उनको गिट इग्नोर के अंदर डाल सकते हो। सपोज करो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा सीक्रेट की। तो ये मैंने की बनाई है और इस की का मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर, और मैं चाहता हूँ ये वाली जो की है ये एक्सपोज ना हो गिटहब के ऊपर कहीं ना जाए, वरना कोई और इसका यूज़ कर सकता है। तो इस टाइप की सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको आप चाहते हो कि गिट इकोसिस्टम में ना जाए, गिटहब के ऊपर ना जाए। तो उसके लिए आप इसको गिट इग्नोर में डाल सकते हो। तो गिट इग्नोर फाइल आप बनाओगे तो फाइल को बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप लिखो यहाँ पर टच गिट इग्नोर, ठीक है, टच डॉट गिट इग्नोर, उसके बाद आपकी ये गिट इग्नोर फाइल यहाँ पे बन जाएगी, और इसके अंदर आप डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको डिलीट करता हूँ मैं, डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हो। तो न्यू डॉट गिट इग्नोर करके बनाना है हमें, ठीक है। तो ये हमारी गिट इग्नोर वाली फाइल बन जाएगी, और इसके अंदर आप जो भी फाइल्स लिखोगे, अभी जो भी फोल्डर्स लिखोगे वो आपके गिट इग्नोर करेगा उनको। और यहाँ पे गिट स्टेटस करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो हमें दिखता है गिट इग्नोर और सीक्रेट की .txt। मैं चाहता हूँ कि ये सीक्रेट की .txt जो है वो गिट के अंदर ना जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीक्रेट की। अब मैं गिट स्टेटस दोबारा करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो गिट इग्नोर आ रहा है,
और सीक्रेट की डॉट टी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो आपकी वो एक तरीके से गिट इकोसिस्टम से चली गई है और गिट उनको ट्रैक नहीं करेगा अब। तो ये फायदा होता है इसका। आप चाहो तो गिट इग्नोर वाली फाइल को भी गिट इग्नोर के अंदर डाल सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख दोगे गिट इग्नोर, तो ये भी आपकी आप ट्रैक नहीं होगी। तो गिट स्टेटस करेंगे तो आपकी कोई भी फाइल ट्रैक नहीं होगी, ना तो गिट इग्नोर ना ही आपकी सीक्रेट की डॉट टी। तो ये तो बात हो गई गिट की। अब बात कर लेते हैं गिटहब की, कि गिटहब क्या होता है, गिटहब के अंदर कैसे काम करते हैं और इस कोड को गिटहब पे कैसे पुश कर सकते हैं, जरा वो भी देखते हैं। तो ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है और गिटहब प्रोफाइल यार काफ़ी कमाल की चीज़ होती है और काफ़ी काम की चीज़ भी होती है। आप लोगों की एक तरीके से रेज्यूमे के अंदर भी आप लोग गिटहब प्रोफाइल डालते हो और आपके जो रिक्रूटर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि किस तरीके से आप लोग कोड वगैरह करते हो। इसकी हेल्प से ही आप लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह भी कर पाते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका जो कोड है वो एक रिमोट रिपोजिटरी पर होस्ट हो जाता है, मतलब चला जाता है उसके बाद, और वहाँ पर मल्टीपल लोग, पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं वो सारे लोग आपके कोड को देख सकते हैं, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहो तो एक पब्लिक रेपो बना सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर प्राइवेट रेपो बना सकते हो जिसका एक्सेस किसी के पास ना हो, सिर्फ आपके या फिर आपके कंट्रीब्यूटर्स के पास ही हो। तो दोनों ही तरीके होते हैं इसके अंदर। और अब हम देखते हैं किस तरीके से आप इसके अंदर रेपो बनाते हो। तो अगर आपका इसके अंदर अकाउंट नहीं बना हुआ तो जाके इसके अंदर अकाउंट बना लेना। उसके बाद हम इसके अंदर एक न्यू रेपो बनाएंगे, तो इसके अंदर आएंगे हम न्यू रेपो, और रेपो का नाम हमारा क्या होगा, वही यहाँ पर जो नाम था लेट्स लर्न गिट, वही यहाँ पर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा रहा है लेट्स लर्न गिट, उसके बाद लर्निंग गिट, उसके बाद ये तीनों चीज़ें अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं, लेट्स क्रिएट दिस रिपोजिटरी। तो जैसे आप इसे क्रिएट करोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे कुछ सेटअप वगैरह के लिए बोलेगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके पास ऑलरेडी एक रेपो बनी हुई है लोकली, या फिर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो। तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम उसको पुश करेंगे यहाँ पे। तो पुश करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेप दे रखे हैं, हम भी वो 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो अब यहाँ पे एक ओरिजिन का कंसेप्ट आता है। तो आप अपनी लोकल गिट रेपो को बता सकते हो कि इसका रिमोट गिट रेपो कौन सा है, मतलब किस जगह पे से कोड पुश करना है। तो उसके लिए ये वाली कमांड है, इस कमांड को बस कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल मैं एक कमांड रन करता हूँ यहाँ पे, गिट रिमोट वी, पेस्ट नहीं कर रहा मैं, गिट रिमोट -v। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। अब लेकिन मैं जब इस कमांड को कॉपी पेस्ट करूँगा और अब मैं दोबारा से गिट रिमोट -v करूँगा, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फैच और पुश करने के लिए ओरिजिन आपका ये है, ठीक है। और ये वाला जो ओरिजिन है ये वही है जो अभी हमने बनाया है, ठीक है, github.com के ऊपर जो बनाया हमने। तो ये वाला हमारा रिमोट बन चुका है और इसके अंदर ही हम सारे पुश और पुल कर रहे होंगे। तो अब हम जरा इस कोड को पुश करते हैं। पुश करने के लिए अगली कमांड है ये गिट ब्रांच -m मास्टर, तो जरा ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद अगली कमांड है गिट पुश। तो गिट पुश वाली कमांड बेसिकली क्या करेगी, इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसको ये पुश कर देगी ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है बेसिकली, हमने यहाँ पे ओरिजिन नाम दिया था इसके अंदर, गिट रिमोट ऐड करते टाइम हमने इसका नाम दिया था ओरिजिन। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते थे इसका, लेकिन कन्वेंशन होता है ओरिजिन। आप चाहो तो रिमोट गिटहब कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गिट पुश, फिर आप बताओगे किस जगह पे पुश करना है, तो ओरिजिन में पुश करना है, और कौन सी ब्रांच को पुश करना है, तो हम यहाँ पे मास्टर ब्रांच को पुश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसे हम एंटर करेंगे और हमारा जो कोड है वो मास्टर ब्रांच में पुश हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है परमिशन टू ऐड दिस डिनाइड टू शिवम शर्मा NSUT। तो मैंने जब इसे पुश करने का ट्राई किया तो यहाँ पर एक एरर आया, वो ये एरर आया कि मैंने इसमें पहले अपने भाई के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था, तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, तो वो कीचेन के अंदर सेव हो गया था। तो वो पहले शिवम के नाम से लॉगिन था, और अब मैंने, क्योंकि मैं अपने वाले अकाउंट गिटहब अकाउंट के अंदर डालने का ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एक एरर आया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कीचेन एक्सेस के अंदर जाके उस एंट्री को डिलीट कर दिया, और अब मैं इसे करूंगा तो आई होप अभी चल जाना चाहिए। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है यूजर नेम, तो पहले वाला यूजर नेम और पासवर्ड की जो एंट्री थी कीचेन के अंदर वो उड़ गई है। तो ये पहली बार हो सकता है पूछे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद ये आपने यूजर नेम और पासवर्ड को सेव कर लेगा अपने कीचेन के अंदर। यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना जो भी आपने गिटहब जिस अकाउंट से बनाया था, तो मैंने बनाया था गिटहब का यूजर नेम मेरा ये है, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना आप लोगों को, और उसके बाद आपका ये जो कोड है वो पुश हो जाएगा। उसके बाद अपनी ब्रांच पे आना है हमें, तो मैं आऊँगा अपनी ब्रांच के अंदर और इसको मैं करूँगा रीलोड। तो यहाँ पर हमारा जो कोड था वो पुश हो चुका है, और यहाँ पर आपके सारे कमिट्स भी आ चुके हैं, और आपके यहाँ पे सिर्फ फिलहाल भी मास्टर ब्रांच चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ मास्टर ब्रांच पुश करी है, और जो भी आपके 4 कमिट्स थे वो सारे कमिट्स हमें आप पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हमारे गिटहब के ऊपर पुश हो चुके हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने एक कमिट अपना गिटहब के ऊपर डाल दिया, ठीक है। आपकी एक रेपो बन चुकी है गिटहब के ऊपर। तो इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर और भी मल्टीपल चेंजेस करके पुश कर सकते हो अपने कोड को, जैसे कि मैं अपने diff.java के अंदर, और सपोज करो इसके अंदर मुझे चेंज करना है कुछ, मैं आया जल्दी से एक चेंज कर देता हूँ, छोटा सा यही चेंज करते हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसको गेट ऐड करते हैं, उसके बाद गेट कमिट कर देते हैं इसे फॉर diff.java, उसके बाद इसे करेंगे हम गेट पुश। तो आप लिखो गेट पुश, उसके बाद कुछ नहीं लिखोगे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। गेट पुश करेंगे हम सिंपली। उसके बाद मैंने नहीं बताया ओरिजिन और मास्टर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओरिजिन और मास्टर ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने अपने आप इसे पुश कर दिया, और अब मैं वापस अपने रेपो में आऊँगा और इसे मैं रिलोड करूँगा।
तो हमारा जो अभी फिलहाल जो चेंज था वो आ गया होगा, ठीक है, 17 सेकंड्स अगो वाला चेंज यहाँ पर आ गया है, देख रहे हो। और diff.java के अंदर वो एक एम्प्टी मेथड भी आ चुका है। तो फिलहाल देख रहे हो इसके अंदर सिर्फ एक मास्टर ब्रांच है, और हमने तो यहाँ पर 2-3 ब्रांच बना ली हैं, वो सारी ब्रांचेस इसके अंदर नहीं आई हैं। तो हम चाहते हैं डेव ब्रांच को इसके अंदर पुश करना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, गिट चेकआउट डेव पे जाओ और यहाँ पर इसे पुश कर दो। तो गिट पुश करोगे, यू ओरिजिन डेव भी कर सकते हो आप चाहते हो, यहाँ पे इस तरीके से भी आप पुश कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेव ब्रांच होगी वो भी पुश हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो हमारी मास्टर ब्रांच तो है ही, साथ में हमारी एक डेव ब्रांच भी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारी अब दोनों ब्रांचेस आ चुकी हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी ब्रांचेस को भी पुश करते हो। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, किस तरीके से आप लोग कोलैबोरेशन कर रहे होते हो और आप मल्टीपल लोग एक साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे होते हो, वो जरा देखते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर आप चाहते हो कि मल्टीपल लोग काम करें, तो वो करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप ओपन सोर्स कर दो और फिर लोग क्या करते हैं, फोक करते हैं और उसके बाद चेंजेस करते हैं और फिर आपको पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं। या फिर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे इसी कोड के अंदर कोई और बंदा भी चेंज कर पाए, तो आप उसके अंदर कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हो। तो मैं भी जरा इसके अंदर एक कोलैबोरेटर ऐड करता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग्स के अंदर और मैनेज एक्सेस में जाना है, और इसके अंदर आप जाके अपने कोलैबोरेटर को इनवाइट कर सकते हो। तो जो भी बंदा गिटहब के ऊपर होगा उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं जरा शिवम को डालता हूँ। तो शिवम को मेल गया और उसने वहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो पेंडिंग इनवाइट आ रहा है, मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर अब वो एक्सेप्टेड आ जाना चाहिए। तो ये भी अब कोलैबोरेटर की तरह ऐड हो चुका है। इसका मतलब अब इसके पास भी इस वाली रैपो की एक्सेस है और ये डायरेक्टली इस वाली रैपो को क्लोन कर सकता है अपने लैपटॉप के अंदर और उसके बाद चेंजेस वगैरह कर सकता है और डायरेक्टली इसके अंदर पुश कर सकता है चेंजेस को भी। अब जरा देखते हैं आप लोग कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, राइट। आप किस तरीके से दूसरे लोगों के कोड को अपने कोड में आप फोक कर सकते हो, देन उसे क्लोन कर सकते हो, कैसे आप लोग पुल रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हो, वो जरा वो सब देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफी एक्साइटिंग चीज होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक रैपो बनाऊंगा यहाँ पे, न्यू रेपोजिटरी, और इस रैपो को कोई भी फोक कर सकता है। आप लोग भी चाहो तो फोक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फोक होता है। तो इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी डाल देता हूँ, मैं ऐड रीड में भी डाल देता हूँ इसके अंदर, और क्रिएट कर दी मैंने ये रैपो। और ये रैपो मैंने किया अनुज कुमार शर्मा नाम से, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो इसको फोक वगैरह कर सकते हो। तो अब जरा देखते हैं आप लोग इसके अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपन सोर्स के अंदर, ठीक है। तो ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं आप लोग डायरेक्टली कोड के अंदर ही चेंजेस कर रहे हो, आप लोग चाहो तो रीडमी फाइल के अंदर भी चेंजेस कर दो, वो भी एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही होता है, उसमें आप लोग काफी चीजें सीख जाते हो। तो अब मैं जाऊंगा शिवम के अकाउंट के अंदर। तो ये डार्क थीम वाला हमारा शिवम का अकाउंट है, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी प्रोफाइल को खोलूंगा और इसके अंदर जो मेरी ये वाली रैपो है उसके अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाली रैपो है, ये आपको दिख रही होगी। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ पेज दिखेगा, आप चाहते हो कि इसके अंदर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करोगे, आप डायरेक्टली इसको क्लोन वगैरह नहीं करोगे, आप इसको फोक करोगे, ठीक है। आप जैसे इसको फोक करोगे क्या होगा, इसकी एक कॉपी, इसकी जो रिमोट वाली कॉपी है वो आपके गिटहब के अंदर भी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको फोक करने का तरीका ये है, यहाँ पे टॉप राइट में देख रहे हो फोक वाला बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी एक कॉपी बनने तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली एक कॉपी सेम टू सेम आपके गिटहब के अंदर भी बन जाएगी, देख रहे हो शिवम शर्मा, और यहाँ पे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है फोक्ड फ्रॉम, ये मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास भी एक कॉपी बन जाएगी। और अब आप चाहो तो इस कॉपी के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीपल कुछ भी 50 फाइलें डालो, 100 फाइलें डालो, ये तो आपकी कॉपी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरी वाली फाइल के अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं। तो आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो अब जरा इसे इसके अंदर देखते हैं चेंजेस कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हमें अपने लोकल में लेकर आना पड़ेगा, राइट। तो लोकल में लेकर आने के लिए इस लिंक को कॉपी करना है, ये HTTPS वाले लिंक को कॉपी करना है। तो इसको मैंने किया कॉपी और इसको हम करेंगे क्लोन। क्लोन ऑलरेडी बनी हुई रैपो के अंदर नहीं करना यार हमें, तो इससे मैं वापस आऊँगा cd डॉट और यहाँ पे क्लोन करते हैं git clone, और ये तो ये कमांड होती है आपकी git clone, उसके बाद उस रैपो का नाम पूरा का पूरा जो भी उसका पाथ है, तो ये हमारी वो रैपो है, राइट। इसको हम क्लोन कर लेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर सिर्फ एक readme.md फाइल है। ऐसा करते हैं इस readme.md फाइल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़, अभी इसके अंदर जो अकाउंट है ना मेरा, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर git config ग्लोबल एडिट करते हैं, तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल अनुज कुमार शर्मा वाला है, राइट। मैं चाहता हूँ अपने भाई के अकाउंट से करना, तो मैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ। तो अब जो यहाँ पर सेटिंग्स है, जो भी कमिट वगैरह होगा वो मेरे नाम से नहीं होगा, वो उसके नाम से होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जरा इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं कुछ भी। तो मैं readme.md फाइल के अंदर जल्दी से चेंज कर देता हूँ। तो विम के अंदर ही खोल रहा हूँ उसको मैं। तो अगर आपको विम के अंदर एडिटिंग करनी आती है तो बहुत ईजी है यार। आपको पहले आई लिखना है इंसर्ट मोड के अंदर आने के लिए, उसके बाद आप इसके अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हो, लाइक दिस इज माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको स्केप बटन दबाना है, देन कोलन, देन WQ, और इससे आपको बाहर आना है। आप चेक कर सकते हो आपने क्या क्या चेंज किया है, कैट वाली कमांड से आप चेक कर सकते हो। तो हमने इस फाइल के अंदर ये चेंजेस किए हैं।
अब जैसे मैं अभी फिलहाल इसके अंदर मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, तो आप चाहो तो मास्टर ब्रांच के अंदर चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतना कि मास्टर ब्रांच में चेंज करो। आप चाहो तो एक अलग ब्रांच बनाओ अपनी और उसके अंदर चेंजेस करो, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसके अंदर मास्टर ब्रांच के अंदर करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कमिट करते हैं, तो गिट एड readme.md, गिट कमिट readme.md अपडेटेड। उसके बाद अब इसे करते हैं गेट पुश। तो यहाँ पर देखो दिस इज माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, और यहाँ पर अगर हम कमिट्स में जाएं तो हमारा वाला कमिट यहाँ पर आ गया है। लेकिन ये जो कमिट था ये मेरा शिवम शर्मा वाली मतलब फोक्ड वाली रैपो के अंदर था, और मेरी जो एक्चुअल रैपो है उसके बारे में उसे पता भी नहीं है। तो आप एज अ यूजर क्या कर सकते हो, आप एक पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप एक पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, तो आप यहाँ पर जाओगे और ये कह रहा है दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड, राइट। ये ब्रांच जो एक कमिट अहेड है, तो आप चाहते हो कि इसको उसमें मर्ज करने के लिए आप मुझे बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया इसको मर्ज कर सकते हो आप, तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट में आओगे, देन आप क्लिक करोगे ओपन पुल रिक्वेस्ट, और उसके बाद आप एक पुल रिक्वेस्ट बनाओगे। तो पुल रिक्वेस्ट से बेसिकली आप पहले चेक करोगे कि किस किस फाइल के अंदर आपने चेंजेस किया, आपने क्या क्या चेंजेस किया। तो आपने बेसिकली मैंने पहले ये लिखा हुआ था, उसके अंदर आपने ये चेंजेस कर दिए हैं, राइट। तो उसके लिए आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे, देखने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज वगैरह लिख सकते हो कि आपने क्या चेंज किया। तो readme.md अपडेटेड यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप फिर से रिव्यू करोगे इसे अपने आप, और उसके बाद एक पुल रिक्वेस्ट आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है, और अब ये मेरे पास आएगी, और मैं अब इसे चेक करूँगा कि इसके अंदर आपने क्या चेंजेस किए हैं, और क्या ये चेंजेस मुझे डालने चाहिए अपने कोड के अंदर कि नहीं डालने चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिकली मुझसे मर्ज कराने का वेट कर रहे हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं देखूँगा कि एक्चुअली एक पुल रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई है। यहाँ पर देख रहे हो पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है बाय शिवम शर्मा, ठीक है। अब मैं इस पुल रिक्वेस्ट को चेक करूँगा कि इस पुल रिक्वेस्ट में क्या चेंजेस किया इन्होंने, और उसको मर्ज करना है कि नहीं करना। तो फाइल चेंज में जाऊँगा, मैं देखूँगा ओके अच्छा पहले मैंने ये लिखा था, इसकी जगह इन्होंने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छी चीज़ लगी है मुझे, तो इसको मैं रिव्यू करूँगा, अप्रूव कर दूँगा इसे, ठीक है। लुक्स गुड, एक मैसेज ऐसे ही डाल दिया मैंने, अपना रिव्यू डाल दूँगा इसे। उसके बाद अब मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूँगा, देन मर्ज, और उसके बाद जब मैं अपने कोड में वापस आऊँगा तो अब मेरा कोड यहाँ पर चेंज हो चुका है। देख रहे हो आप, मेरी readme.md फाइल में यहाँ पर चेंज हो चुकी है। और अगर मैं कमिट्स में जाके देखूँगा तो यहाँ पर एक शिवम शर्मा का कमिट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो कमिट पहले की हुआ था। और उसके बाद ये मर्ज वाला कमिट है, जो आप मर्ज करते हो वो भी एक कमिट होता है, तो यहाँ पर वो मर्ज वाला कमिट आ रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर आई थिंक मल्टीपल पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर आ सकती हैं, और इस तरीके से आप लोग सीख जाओ किस तरीके से पुल रिक्वेस्ट होती है और किस तरीके से आप लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, उसके बाद आप लोगों को कहीं भी आपको दिखता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए रैपो सर्च करने की, किस रैपो के अंदर चेंज करना है, वो रैपो आपको यहाँ पर मिल जाएगी गिटहब के अंदर। पूरे गिटहब रैपो के अंदर कहीं भी सर्च कर सकते हो आप, और उसके साथ वही सेम चीज़ रिपीट करनी है, फोक, क्लोन, चेंजेस, पुश, पुल रिक्वेस्ट, खत्म, ठीक है। आपका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो यही होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और गिट किस तरीके से काम होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई ठीक से कोई भी चीज़, तो आप एक बार फिर से एक बार गो थ्रू करने का ट्राई करना। इसके अंदर यही होता है गिट एंड गिटहब के अंदर, आप लोग जितनी ज़्यादा इसके साथ रिपीटिशन करते रहते हो उतना ही ज़्यादा आप लोग इसके अंदर सीखते रहते हो चीज़ें, ठीक है। ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, कुछ हेल्प हुई, तो इस वाली वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और साथ साथ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी कुछ आपकी रिक्वेस्ट रही हो तो वो बता देना यार जरूर। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।